हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा ये टारगेट है कि जो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट में इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इसमें हम 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करें और सारे कंसेप्ट क्लियर करें। काफ़ी बच्चों को इकोनॉमिक्स से लगता है कि काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट है, काफ़ी डर लगता है, लेकिन हम इसका सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिकली एक्चुअली में क्या होता यह है कि हर बच्चा इकोनॉमिस्ट होता है। हम जब आगे पढ़ेंगे इससे आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो बेसिक चीज़ें जो आप सबको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुई है, ये वो। तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट एक परसेप्शन बन चुकी है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। तो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया से डिराइव हुआ है, और ये ओकिनोमिया दो ग्रीक वर्ड से बना है, दो वर्ड से बना है। एक ओकियो जिसका मतलब हाउस होल्ड और नोमियो जिसका मतलब मैनेजमेंट। ये फालतू की बातें हैं। मैं आपको ये बताऊंगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो एज पर डेफिनेशन, इफ यू गो एज पर डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्स टू ड्राइव मैक्सिमम गेन फ्रॉम द यूज ऑफ देयर रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाती है कि किस तरह से लोगों में एक इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल हो, किस तरह से आप या किस तरह से अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज सोसाइटी या फर्म्स या दुकानदार, अपने लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके किस तरह से वो अपना मैक्सिमम गेन वहाँ से ले सकते हैं। लेट मी साइड यू एग्जाम्पल। एज वी ऑल लिव इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आप सारों को एक कुलचे के बारे में पता होगा ना, जो हम कुलचा खाते हैं। अलग अलग कॉस्ट होती है, कहीं 15 रुपीज़ की मिलती है तो कहीं 20 रुपीज़ की मिलता है। सो लेट अस सपोज दैट वी आर अ 5 person, हम 5 आदमी हैं, एंड वी हैव 100 रुपीज़ इन अवर पॉकेट। वी आर फीलिंग हंग्री, so that 100 rupees we have a limited resource and we are feeling hungry, so we want many things from that। हमें अपना पेट भरना है। अब जो ये 100 रुपीज़ है, आप इसको लिमिटेड रिसोर्स मान लो, ठीक है। और जो आपको, अब इसके लिए आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, आपने पेट भरना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे तो आप बोलेंगे 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा ले लेते हैं, आप पिज़्ज़ा खाओगे, बट वो 100 रुपये का पिज़्ज़े का आपको एक एक स्लाइस आएगा और आपका पेट नहीं भरेगा। बट अगर आप इकोनॉमिस्ट होगे तो आप क्या करोगे? कुलचा लोगे। सपोज कुलचा मिलता है 15 रुपये का, 15 रुपीज़ का, और उसमें पेट भी भर जाता है 15 रुपीज़ में। अब जब आप 15 रुपीज़ के लोगे तो 5 कुलचे आपको 75 रुपीज़ के आ जाएंगे, और 25 रुपीज़ आपके बच भी जाएंगे, और 5 रुपीज़ की अगर आप आइसक्रीम ले लोगे तो 5 आइसक्रीम भी आ जाएंगी। तो इससे ये साबित हुआ जो हमारा लिमिटेड रिसोर्स था उससे किस तरह से हमने मैक्सिमम ज्ञान ले लिया। दैट इज इकोनॉमिक्स। तो हर बच्चा, हर आदमी अपने आप में इकोनॉमिस्ट होता है, बट हमें पता नहीं होता है। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि हमें एमसीक्यू की तरफ फोकस करना है, हमें ज़्यादा थ्योरी पढ़नी नहीं है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। ही वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनकी हमने एक मेन बात याद रखनी है, या इनकी एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद नहीं रखनी, हमें बस ये याद रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स लिखी थी एडम स्मिथ ने। तो इनकी डेफिनेशन ऐसे है, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। बट ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उनको तो ये डेफिनेशन आती होगी। बट वेल्थ ऑफ नेशन वर्ड आपने याद रखना है। जहाँ भी आपको वेल्थ ऑफ नेशन आ गया, ये बुक किसने पब्लिश की है, तो आपको याद रखना है ये एडम स्मिथ ने की है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस, जो एक्सप्लेन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस। और नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जैसे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक टीचर है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। बेसिकली पढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि उसको 1 महीने के बाद पैसे मिलेंगे, उसको 1 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी बच्चों को पढ़ाने का। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बजाय आपको मनी मिले या मनी वर्थ मिले, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है ये आगे फर्दर डिवाइड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कब डिवीजन हुआ, हमें यह पता होना चाहिए। जो इसमें डिवीजन हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यह डिवीजन हुआ आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 है, इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है। इसको मैं आपको डिटेल में लास्ट पे पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो के एंड पे। तो फिलहाल आपने यही याद रखना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड हुए, द डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज क्रिस्टलाइज आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s अंटिल 1936 से पहले सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, लेकिन 1936 के बाद इकोनॉमिक्स डिवाइड होगी और एक और ब्रांच आ गई जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ही हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसे इकोनॉमिक्स के फादर हैं
एडम स्मिथ। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो J.M. कीन्स हैं। इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने एक किताब लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये बुक का आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये बुक फाउंडेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्या है बुक का नाम? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में पब्लिश हुई। 1936 आपको इस तरह से याद रहेगा क्योंकि 1936 में फाउंडेशन हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके, और ये बुक आई थी J.M. कीन्स की, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स की। तो इस बुक से माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन आ गया था। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो जैसे हमें पता है इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। अनलिमिटेड वांट्स में आपको एक बार फिर से बता सकता हूँ अनलिमिटेड वांट्स क्या है। सिंपल एग्जांपल, एक इंसान है, एक आदमी है, 7 पहाड़ियाँ सोने की दे दो उसको 8वीं भी चाहिए ना। दिस इज द नेचर, ह्यूमन नेचर, दिस इज दैट इज अवर वांट्स आर एंडलेस। हमारी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। बट द थिंग इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। अब व्हाट आर द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर द लैंड, लेबर, कैपिटल, दिस आर द रिसोर्सेज, और ये हमारे पास लिमिटेड है। बस आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है, ज़्यादा थ्योरी बेस में इसमें जाना नहीं है क्योंकि आपको पूरा फोकस MCQ पे होना चाहिए। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि आपको इसके इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स अगर हम 300-400 MCQ कर लेते हैं तो 10 MCQs आना कोई बड़ी बात नहीं है और वो आ भी जाएंगे। अब JKSSB का थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको डीप लेके जा रहा हूँ। और ये उतना ज़्यादा भी डीप नहीं है, ये वो बातें मैं कह रहा हूँ जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगी और आपको याद आ जाएगी। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अब इकोनॉमिक्स तो होगी ना, हर बंदे के बारे में पढ़ना, ठीक है, उसका बिहेवियर पढ़ना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये एनालाइज करती है बिहेवियर ऑफ पीपल माइक्रो लेवल पे, दैट इज छोटे लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक्स के बारे में, एक इंडिविजुअल ने दुकान खोल ली है। अब एक इंडिविजुअल की उस दुकान का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में। एक इंडिविजुअल अपना घर का कैसे चलाता है, एक दुकान, एक फर्म, एक फैक्ट्री, इन सब के बारे में जो डील करती है वो हमारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एनालाइज करती है किस तरह से इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर अपनी चॉइसेस बनाते हैं, अपनी चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनकी चॉइसेस कैसे अफेक्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड एंड सप्लाई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट आपको एक आगे से पूरा एक इसका सब यूनिट है डिमांड एनालिसिस, उसमें हम इसको डीप से पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये बताते हैं किस तरह से इंडिविजुअल कंज्यूमर, आपको याद रखना है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर वो किस तरह से अपनी चॉइसेस बनाते हैं और उनकी चॉइसेस कैसे अफेक्ट करती हैं डिमांड और सप्लाई को। सिमिलरली अब माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल लेवल पे है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल पढ़ती है, मतलब इसमें इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट कितनी चल रही है, इनकम कितनी है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे और मैक्रो एज अ होल, ठीक है ना। अब बेटा आपको ये बात याद रखनी है कि ये इकोनॉमाइजिंग बिहेवियर क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमाइजिंग बिहेवियर का मतलब होता है एक कॉन्शियस एफर्ट, एक एफर्ट लोगों का कि उनको मैक्सिमम गेन्स मिले अपने लिमिटेड रिसोर्स से। मैंने आपको बताया लिमिटेड रिसोर्स हमारे कौन कौन से हैं, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, टाइम एटसेट्रा, ठीक है ना। अब क्या रीज़न है कि लोग जैसे बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है ना, बार्गेनिंग करते हैं लोग, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन चाहते हैं। इससे क्या रीज़न है? क्योंकि पहला रीज़न तो ये हो गया कि ह्यूमन वांट्स एंडलेस है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। आपको याद रखना होगा रिसोर्स क्या आता है। रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो सेटिस्फाई करे लोगों की डिमांड, लोगों की इच्छाएं को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रोड्यूसर यूनिट है, उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिसोर्स हैं जिनकी मदद से वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स डिवाइड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करते हो हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अल्फ्रेड मार्शल आपको मिलता है। अल्फ्रेड मार्शल वाज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट, ही वाज वन ऑफ द फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बट मोस्ट रिलायबल सोर्स पे आप जाएंगे तो एडम स्मिथ को ही कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, जैसे इकोनॉमिक्स में टर्म्स होती हैं, कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स होते हैं, कुछ मॉडर्न इकोनॉमिक्स होते हैं, कुछ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स होते हैं। अल्फ्रेड मार्शल हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, एडम स्मिथ हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स थे। जॉन मेनार्ड कीन्स के बहुत अच्छी किस्सा है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, और बस फिलहाल आपको इतना याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ये पॉजिटिव साइंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स, या नॉर्मेटिव साइंस है, या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, या नॉर्मेटिव साइंस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है। कुछ इसमें
चीज़ें छुपी थी। जहाँ भी आपको पूछा जाए ना कि ये क्या पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस में हम क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, दैट इज व्हाट इज, व्हाई इट इज एंड व्हाट विल बी। मैं आपको समझाता हूँ। पॉजिटिव में हम बोलते हैं व्हाट इज, व्हाई इट इज एंड व्हाट विल बी। जैसे लुक एट सम क्वेश्चन ऑफ द पॉजिटिव नेचर। जैसे हम बोलते हैं व्हाई डज अ हंग्री पर्सन स्पेंड हिज फर्स्ट पेनी ऑन फूड। हाँ, why, when and why does he or when does he will stop spending on food? Why do people buy more of commodity when its price decreases? These are the question we ask in the positive. But आपको इससे इतना याद रखना है what is, why it is and what will be, तो वो पॉजिटिव नेचर में हो गया। माइक्रोइकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछती है ना, उसी तरह से नॉर्मेटिव में हम एक ही सवाल करते हैं व्हाट आउट टू बी। आपको सीधा सीधा एमसीक्यू आ जाएगा कि व्हाट आउट टू बी किस में आता है, पॉजिटिव साइंस में, नॉर्मेटिव साइंस में। आपको बता देना व्हाट आउट टू बी नॉर्मेटिव में आ गया, व्हाट इज, वाई इट इज, व्हाट विल बी ये आ जाता है पॉजिटिव में। और व्हाट आउट टू बी, आपको मैं ये समझाता हूँ। व्हाट आउट टू बी का मतलब होता है व्हाट पीपल डू और व्हाट हैपेंस टू इन द मार्केट मे बी डिजायरेबल ऑफ द सोसाइटी आर नॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोडक्शन होती है अल्कोहल की और सिगरेट इसकी। अल्कोहल सिगरेट्स की जो प्रोडक्शन होती है काफ़ी प्रॉफिटेबल जॉब है ना, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, इज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ दिस गुड्स डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी? हाँ, दैट इज व्हाट आउट टू बी। बस इतना ही याद करना है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है। बस आपको जब भी अगर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको व्हाट इज, वाई इट इज, इस तरह से कोई स्टेटमेंट दी गई होगी और आपको पता चल जाएगा। मोस्टली नॉर्मेटिव का ही पूछते हैं। तो अगर आपको हमारे चैनल पे समझ आ रही है, को आपको लग रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ पीपल आर वेरी कंफ्यूज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, बट व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम जो प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग टू द पीपल। जहां पे लोग, वो सिस्टम जिसके जरिए लोग पैसा कमा सकते हैं। इकोनॉमी को आप पैसे से रिलेट कर सकते हो, जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, अपनी लिविंग कमा सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो रिसोर्स का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री होगी, रेलवे होगी, शॉप होगी, एटसेट्रा होगी। जो वर्किंग ऑफ इकोनॉमी है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और आपको इतना इसमें डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप नेट नहीं कर रहे हो इकोनॉमिक्स में। आपको बस MCQ लेने हैं JK SSB के लिए। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। अब जो इकॉनमी है ना, ये डिवाइड होती है 3 में मोस्टली। एक होती है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, एक होती है सोशलिस्ट इकॉनमी और एक होती है मिक्स्ड इकॉनमी। इसके बारे में आपको पढ़ाता हूँ। कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है? देखो, जो हमारे एडम स्मिथ है ना, आप ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लिख भी सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो हमारे एडम स्मिथ है ये एक सिस्टम को प्रमोट करते थे, एक सिस्टम के फेवर में थे। वो सिस्टम है लेजिस फेयर सिस्टम। लेजिस फेयर सिस्टम आप नोट कर लें, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। लेजिस फेयर सिस्टम गाइस वो सिस्टम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता बिजनेस में, जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, वो ही कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं होता। इसे लेजिस फेयर सिस्टम कहा जाता है या फ्री इंटरप्राइज सिस्टम कहा जाता है। तो हमारी जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट हैज नो रोल और वी कैन से लिटिल रोल। एंड व्हाट इज द रोल? दे कैन प्रिजर्व एंड प्रमोट फ्री मार्केट मैकेनिज्म। तो मेन मोटिव होता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी का, इसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट, एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकती है। जो आपने पढ़ा होगा कैपिटलिस्ट इकॉनमी के खिलाफ लोग बोलते भी रहते हैं कि इसमें जो लेबर है उसका एक्सप्लॉइटेशन होता रहता है, एक्सप्लॉइटेशन से वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो उनका एक ही मुद्दा होता है, उनको प्रॉफिट कमाना होता है। तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे डर जाते हैं ना, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स के इतना बीच में जाना नहीं है। आपको MCQ 10 लेने और 10 MCQ आपको मिल जाएंगे। बस आपको मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। इकोनॉमिक्स तो आप सब होते हो, बस थोड़े कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो है जो फ्री इंटरप्राइज सिस्टम पे वर्क करती है। मतलब आपके वहाँ पे बिजनेस होगा, एक कंट्री में बिजनेस चल रहा है, गवर्नमेंट उस बिजनेस पे बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो प्राइवेट प्लेयर्स की मर्जी है, वो जिस तरह से मर्जी बिजनेस चलाएं। और ये इसी में एक कंसेप्ट दिया है हमारे एडम स्मिथ ने, फ्री हैंड का कंसेप्ट, सो कॉल्ड फ्री हैंड। फ्री हैंड से इनका ये इनविजिबल हैंड, सॉरी, इनका ये कंसेप्ट है कि अगर जैसे एक बायर है एक सेलर है, उनके बीच में जब मार्केट में ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, जब कभी इकॉनमी ख़राब हो जाती है तो ये जो हमारा फ्री हैंड है, इनविजिबल हैंड है, ये वर्क करता है और इकॉनमी सही हो जाती है। अभी ये आइडिया कितना चला कितना नहीं चला ये हम आगे पढ़ेंगे। आप एग्जांपल्स देख लो कौन कौन सी कंट्री में कैपिटलिस्ट इकॉनमी अभी भी चल रही है। सिंगापुर इज़ अ नाइस एग्जाम्पल, वहाँ पे अभी भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। न्यूजीलैंड में भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, स्विट्जरलैंड में भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। बस 2-3 कंट्रीज आपको याद करनी है। अब बेटा हम पढ़ते हैं सोशलिस्ट इकॉनमी के बारे में।
देखो कैपिटलिस्ट इकॉनमी किस पे वर्क करती है, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम में, लेजिस फेयर सिस्टम में, और सोशलिस्ट इकॉनमी में गवर्नमेंट का कम्प्रीहेंसिव रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। हम ये कह सकते हैं स्टेट ऑनरशिप। इसमें जितने भी डिसीजन होते हैं प्रोडक्शन को लेके, रिसोर्स एलोकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, प्राइसेस को लेके, ये सारे पावर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एक लेती है। तो इसमें मोटिव ये होता है कि हमें सोशल वेलफेयर करना है पीपल का। Some may criticize it, but the countries which have socialist economy they are developing. For example, चाइना में सोशलिस्ट इकॉनमी है और चाइना की अर्थव्यवस्था आपको मालूम ही है इस टाइम चरम सीमा पे है। तो नॉर्थ कोरिया इसकी एग्जांपल होगी। नॉर्थ कोरिया को कैसे याद रहेगा, किम जोंग उन, कौन भूल सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया में भी सोशलिस्ट इकॉनमी और चाइना में भी। हमारे भारत में क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, तो हमारे इंडिया में है मिक्स्ड इकॉनमी। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी आपने पढ़ी जो होती है बिल्कुल लेजिस फेयर सिस्टम चलता है, और सोशलिस्ट इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और अब हमारी आ गई मिक्स्ड इकॉनमी दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। मतलब इसमें कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स होते हैं, इसमें सोशलिस्ट के भी फीचर होते हैं। आपको हमने एग्जांपल बता दी, इंडियन इकॉनमी, इस सिस्टम में इकॉनमी दो सेक्टर्स में डिवाइड होती है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सब फंक्शन चलता है लेजिस फेयर सिस्टम से, और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। बस आपको इतना याद रखना है। अगर मिक्स्ड इकॉनमी से क्वेश्चन भी आ गया तो इस तरह से पूछ लेंगे, इनमें से कौन सी कंट्री है जो मिक्स्ड इकॉनमी पे चल रही है, तो इंडिया हमें पता है। तो मिक्स्ड इकॉनमी में इकॉनमी कितने सेक्टर में डिवाइड होती है, दो, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर, आपको मालूम ही है। तो अभी तक तो इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी चल रही है, तो अब आगे का पता नहीं है। PSU काफ़ी कुछ सोल्व भी हो रहा है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिफरेंट सेक्टर कौन कौन से, एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टेरिशरी सेक्टर। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से जो ये प्राइमरी सेक्टर था ना, ये काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारी GDP में। मेन यही होता था क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, और इंडिया एक एग्री कंट्री है, हम सब जानते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन तक या ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तक ये जो प्राइमरी सेक्टर था ना, ये डोमिनेट करता था हमारी GDP में बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन एज द टाइम गोज लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट होने लगे। अब सेकेंडरी सेक्टर वो होता है, वो एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल रिसोर्स को चेंज किया जाए इन अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ मैन्युफैक्चर का सेक्टर चलता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसी तरह से है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में जो हेल्प करती हैं, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। और अब जो इंडियन GDP सबसे ज़्यादा जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है वो हमारा टेरिशरी सेक्टर है, आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में करता था प्राइमरी सेक्टर, बट अब कौन करता है, हमारा टेरिशरी सेक्टर। कितना करता है, 31% ऑफ इंडियन GDP सर्विस सेक्टर, और टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर को हम, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो हो गया जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। टेरिशरी सेक्टर वो हो गया जो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टीचिंग, लॉयर, सारे प्रोफेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो एक इकॉनमी की प्रॉब्लम क्या होती है, हम वो पढ़ेंगे। इकॉनमी की प्रॉब्लम होती है बेटा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, हाँ, और कैसे प्रोड्यूस करें, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकॉनमी की। बस आपको इतना याद करना है, इसको आगे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इकॉनमी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा था जिसमें पैसे का लेन देन हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब ये कितने तरह की होती है, मतलब एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग, मेकिंग, मतलब कुछ भी जिसमें आप बाय कर रहे हो, कॉमोडिटी होता है सामान, उसको सेल कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो लोगों को, ठीक है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसको बेसिकली हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन में क्या होता है, किसी भी रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड में प्रोडक्ट कर दिया और उसकी प्रोडक्शन, आपको जो माइंड में आता है ना प्रोडक्शन का मतलब वही है प्रोडक्शन का मतलब, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। कंजप्शन, इन गुड्स और सर्विस से हम अपने किस तरह से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको कंजप्शन बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन, जितना हमारा इनकम जनरेट हुआ है उसको हम कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एलोकेट करें या डिस्ट्रीब्यूट करें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है स्कैरसिटी का। अब ये स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी, आपको याद रखना है। वो सिचुएशन जहाँ पे लोगों की वांट्स ज़्यादा हो जाए अवेलेबल रिसोर्स से,
सीधा सीधा आपसे एमसीक्यू ऐसे पूछ सकते हैं, डिमांड्स व्हेन द डिमांड्स ऑफ गुड एक्सीड इट्स सप्लाई, डिमांड्स ऑफ गुड एक्सीड इट्स सप्लाई, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? तो इस चीज़ को हम स्कार्सिटी बोलेंगे। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, मतलब ये हो गया ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस या लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स को हम बोल सकते हैं स्कार्सिटी, ठीक है ना, कमी। उसी तरह से एक और कंसेप्ट आ गया, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो मैं बेसिक कंसेप्ट हैं जो इसके और जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना। JKSSB तो आजकल लेवल काफ़ी हाई हो गया है, उस हिसाब से मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको ये याद रहेगा दिमाग में, तो आप कोई भी MCQ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स का। अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स। नहीं समझ आया? अभी मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक तरफ 4 चॉकलेट हैं और एक तरफ 5 चॉकलेट हैं, ठीक है। कोई रीज़न है, आपके दांत में दर्द है या आपको पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, आप 4 चॉकलेट ले लेते हो, 5 चॉकलेट नहीं लेते हो। तो ये जो आप 4 चॉकलेट ले रहे हो 5 चॉकलेट को छोड़ के, तो आप 4 चॉकलेट ले रहे हो, 5 चॉकलेट नहीं ले रहे हो, तो ये जो आप लूज़ कर रहे हो 5 चॉकलेट, ये हमारी होगी अपॉर्चुनिटी कास्ट। जैसे आपने 4 ले लिया ना, तो एक बच गया, वो एक था, वो अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गया। समझ रहे हो? जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव होता है रिसोर्स का, उसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। उसी तरह हमारा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कैन बी परचेज विद द यूनिट ऑफ करेंसी। एक यूनिट ऑफ करेंसी से हम कितना परचेज कर सकते हैं, उसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आप याद कर सकते हो, जैसे अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल ने एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 20वीं सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक दी थी स्टडी ऑफ मेकिंग इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो रॉबिन्स की आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन। मतलब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब भी अगर आपको थोड़ा वो होता है ना सेटिस्फिकेशन के लिए, आप थोड़ा पढ़ सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, जिसके बाद हमारा एमरजेंस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आपको याद रखना है कि ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में और 1939 तक चला था। देखो, अभी तक हमें ये पता है कि एक एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ वो एक आइडिया है, वो आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी में लेजी फेयर सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से चलती है। US इकोनॉमी उसी में चल रही थी, ठीक है, आपको याद रखना है। US इकोनॉमी तब तक एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, वहाँ पे यही चल रहा था, गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं था, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी ट्रेड वेड किसी को भी। तो अब 1929 में क्या होता है, एक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट होता है। अब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत ही पता रखना, ज़्यादा पता नहीं रखना। स्टॉक मार्केट पता ही होता है सबको, जहाँ पे हम स्टॉक प्राइसेस लगते हैं। आप ये इतना याद रखो कि US में क्या हुआ ना, स्टॉक प्राइसेस डाउन होने लगे, स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे, ठीक है ना। तो 4 सितंबर 1929 को क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस गिरने लगे, कहाँ पे? US में। तो अचानक से 29 अक्टूबर 1929 में जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होगी। क्रैश का मतलब ये नहीं कि गिर गई, मतलब पैसा बहुत डाउन हो गया और लोगों ने अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो वापस लेने लगे वहाँ से। इस कदर अनएम्प्लॉयमेंट इससे फैल गई, मतलब पूरा US से स्टार्ट हुआ, जितनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में ये ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ठीक है ना। ये था ग्रेट डिप्रेशन से काफ़ी अनएम्प्लॉय। आपको ज़्यादा इसमें बीच में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी से अफेक्ट हुई, US इकोनॉमी अफेक्ट हुई। US इकोनॉमी उस टाइम वर्क कर रही थी लेजी फेयर सिस्टम में, ठीक है ना। तो अब जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर ही नहीं कर पाए कि किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन आया है, या फिर इसको हम कैसे, इससे हम कैसे निजात पा पाएंगे। तो कोई वो मतलब डेफिनेशन कोई दे ही नहीं पाए, कोई मतलब ये कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए। फिर होता है एमरजेंस JM कीन्स का, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक किताब लिख दी, उस किताब का नाम था, उस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आपको बुक का नाम मैंने पहले भी याद कराया था। इस बुक में लेड की गई फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन आ गई। अब इस बुक में हमारे JM कीन्स हैं, वो कहते हैं जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है इकोनॉमी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अब लेसिस फेयर से हम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी में आ चुके थे और उन्होंने कुछ सजेशन दिए और उससे हम ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। बस आपको इतना याद रखना है, ग्रेट डिप्रेशन में स्टार्ट कब हुआ, 1929 से 1939 तक था, एक डिकेड पूरा चला। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 भी इसको कई बार कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ US में, वहाँ पे एक स्टॉक प्राइसेस में फॉल हुआ, ठीक है।
तो ये डेट आपको याद नहीं करनी है कब फॉल हुआ, आपको ये याद कर सकते हो आपकी 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। इसको ब्लैक ट्यूसडे से भी याद रखते हैं। तब यूएस इकॉनमी वर्क करती थी लेसिस फेयर सिस्टम में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसकी वजह से एमरजेंस हुआ। हमारे जेएम कीन्स का जो फादर थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उन्होंने एक बुक लिख दी। बुक का नाम आपको याद रखना है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ठीक है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स आपको याद रखना है ये इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्स। अपने लिमिटेड रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करके वो मैक्सिमम ज्ञान ले सकते हैं। बार्गेनिंग करते हैं ना आपके घर में, तो आप याद रख लो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं ना, तो उससे वो अनलिमिटेड अपने जो है लिमिटेड रिसोर्स से अपने मैक्सिमम ज्ञान ले लेते हैं। फादर थे एडम स्मिथ, याद रखना है। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक भी थी उन्होंने लिखी थी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उनकी डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत आर्ट्स एंड साइंस भी है, आपको ये भी याद रखना है। सोशल साइंस भी है जो एक्सप्लेन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन। अभी ये दो में डिवाइड है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है उनको हम एडम स्मिथ को ही मानते हैं। कई जगह अल्फ्रेड मार्शल भी लिखा हुआ है, बट मोस्ट रिलेबल हमारा एडम स्मिथ ही रहेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाई देखो 1930 से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होती थी। जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, उसके बाद एमरजेंस हुआ जेएम कीन्स का, और उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स उनकी एक किताब लिखी थी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद एमरजेंस हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है इंडिविजुअल के बारे में बात करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी एज अ होल। अभी ह्यूमन की वांट जो एंडलेस होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। पॉजिटिव में हम ऐसे सवाल पूछते हैं व्हाट इज़, व्हाई इट इज़ एंड व्हाट विल बी। नॉर्मेटिव में पूछते हैं व्हाट आउट टू बी। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग टू द पीपल, ठीक है ना। जैसे फैक्ट्री कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी होगी जो फ्री इंटरप्राइज सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, इसमें मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। सोशलिस्ट वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल होता है इकोनॉमी में, और इनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे दोनों फीचर्स मिलते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के। इंडियन इकोनॉमी इसकी एग्जांपल होगी। जैसे 3 सेक्टर है हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टैरिशरी सेक्टर। जो सबसे ज़्यादा इस टाइम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारे टैरिशरी सेक्टर है। टैरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपको दिमाग में जो आ रहा है मतलब वही मतलब है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए होता है। पता क्या है होता ये है कि हम ये लफ्ज़ देख के डर जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। ये जो आपके दिमाग में मतलब आ रहा है ना प्रोडक्शन का, यही मतलब होता है। कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें वो प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। स्कार्सिटी होती है कमी, ठीक है। डिमांड ऑफ गुड्स एक्सीड इट्स सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू होती है अल्टरनेटिव की, ठीक है ना। परचेजिंग पावर होगी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो परचेज कर सकते हैं हम एक यूनिट ऑफ करेंसी से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 39 तक स्टार्ट हुआ, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन हिट द लाइक बटन आल्सो। तो हम आगे वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।